हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज अंशुमान दीक्षित। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक में। आज हम बात करने जा रहे हैं वेल्थ क्रिएशन के बहुत इंपॉर्टेंट टूल की, जो कि है इक्विटी। आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट या इक्विटी हमारे पोर्टफोलियो के लिए क्यों ज़रूरी है और इंडिया में लोग क्यों इक्विटी को अवॉइड करते हैं और उसका क्या उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है अभी तक, और जिन लोगों ने इक्विटी को एज अ एसेट क्लास समझा, परखा, इन्वेस्ट किया, उनको उसका क्या क्या एडवांटेज हुआ। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कुछ बहुत छोटी स्टोरी द्वारा कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट का क्या एडवांटेज है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत छोटी सी कहानी विप्रो टेक्नोलॉजी के बारे में। विप्रो अजीम प्रेमजी की कंपनी है और अजीम प्रेमजी उसके फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं। अपनी लगभग मोर देन 75% वेल्थ जैसे वॉरेन बफेट की तरह उन्होंने चैरिटी कर रखी है ऑलरेडी। विप्रो टेक्नोलॉजी ने कितनी वेल्थ क्रिएट करी, इसका मैं आपको अंदाज़ा देता हूँ। इसको आप गूगल पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। स्टोरी बिल्कुल जस्टिफाइड है, ट्रू है, फैक्ट फिगर पे कसी गई है। अगर किसी ने आज से लगभग 40 साल पहले जब विप्रो की स्थापना हुई, उस समय उसके आईपीओ में अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो इस समय वो 1000 उसके बढ़ के अप्रॉक्स 70 करोड़ रुपए हो चुके हैं 40 सालों के बाद। और अगर किसी ने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वो 700 करोड़ रुपए का एक ह्यूज अमाउंट बन चुका है। तो सिर्फ 10,000 रुपये अगर आप एक अच्छे इक्विटी स्टॉक्स में यानी एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसके साथ स्टिक करते हैं, जिस तरह से हम अपनी प्रॉपर्टी में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जिस तरह से हम लोग गोल्ड में एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह से अगर आप गोल्ड और प्रॉपर्टी की तरह इक्विटी में भी लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। एक दूसरी स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिंदुस्तान की बहुत फेमस कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजी की, जो नारायण मूर्ति द्वारा स्थापित है। उन्होंने इसकी स्थापना करी थी, फाउंडर एंड सीईओ थे। बाद में कई दूसरे सीईओज ने इस कंपनी को संभाला है। तो नारायण मूर्ति ने जब कंपनी स्टार्ट करी थी, सिर्फ 3-4 दोस्तों ने मिलकर एक छोटे से कमरे से स्टार्ट करा था इस कंपनी को, और 1993 में इसका आईपीओ आया। और आईपीओ आने के कुछ वर्षों बाद 2015 में अगर जिसने भी इसके 100 शेयर्स को, यानी 95 रुपीज़ का एक शेयर था, अगर 95 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 100 शेयर खरीदे तो 9,500 का इन्वेस्टमेंट था। और 2015 में के आसपास वो रकम बढ़ के हो गई 6.44 करोड़। तो आप इसको भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। सिर्फ 9,500 रुपये मात्र चंद वर्षों में 6.5 करोड़ के आसपास हो जाना, ये भी एक मिरेकल से कम नहीं है। और इक्विटी एज अ एसेट क्लास वाकई करिश्मा करती है। और इसमें अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पावर को ऐड कर देते हैं इक्विटी के साथ, तो ये और एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट करती है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था विप्रो के केस में। क्योंकि विप्रो में हम लोगों ने समय ज़्यादा लिया तो उसमें 10,000 रुपीज़ 700 करोड़ रुपए हो गए और 1,070 करोड़ हो गए। और अगर किसी ने मात्र 100 रुपये भी लगाए होते उस समय तो वो 7 करोड़ रुपए का अमाउंट बन जाता। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर इक्विटी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिक्स होता है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल क्रिएट करता है। और ये मैं फिर से कई अपने सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द यूनिवर्स। तो ये वाकई में सत्य है। कुछ और आपको उदाहरण देते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा इसको। 2 दोस्त थे और वो एक साथ स्कूल में पढ़ाई करते थे, कॉलेज में पढ़ाई करी, जॉब में आए, कुछ साल अर्निंग करी, फिर दोनों ने पैसे कमाए और दोनों ने 50,000 रुपीज़ सेव कर लिए। एक ने उस समय जो रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक आती थी वो बुलेट बाइक परचेज करी। दूसरे दोस्त ने उसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए सेम अमाउंट के 50,000 के। अगले 15-20 सालों में जो पहले दोस्त थे उसकी बुलेट लगभग कबाड़ा हो गई, इसने कबाड़ी वाले को बेच दिया। एंजॉय काफ़ी किया।
लेकिन जो दूसरा दोस्त था उसने वो जो 50,000 रुपए के स्कॉट्स कंपनी के शेयर खरीदे थे, वो गया एक BMW लेके आया और उसके बाद उसको लाइफ टाइम रन करने के लिए उसके पास फ्यूल के लिए उसने पैसे जमा कर दिए और उसके इंटरेस्ट से ही, यानी कि शेयर बेचने के बाद जो उसको पैसे मिले उससे वो एक BMW लेके आया और उसको लाइफ टाइम चलाने के लिए और लाइफ टाइम मेंटेन करने के लिए भी जो पैसे बचे वो उसने जमा कर दिए और उसके इंटरेस्ट से ही अब उसको लाइफ टाइम चलाने वाला है और लाइफ टाइम मेंटेन करने वाला है। तो अगेन ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इक्विटी का कि इक्विटी एज अ एसेट क्लास आपको क्या क्या कमाल करके दे सकता है। जो नो नथिंग इन्वेस्टर है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपनियों को आइडेंटिफाई करना, तो मैं आपको एक और आसान रास्ता बताता हूँ। आप कंपनी आइडेंटिफाई करने की जगह किसी पर्टिकुलर फंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे फंड का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, हाँ एवरेज फंड है, एवरेज फंड है वो, और उसने लगभग 20-25 सालों में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। नाम है रिलायंस ग्रोथ फंड। रिलायंस ग्रोथ फंड 1995 में 1995 में अगस्त महीने में लॉन्च हुआ था और इस समय अगर हम देखें तो लगभग 24 साल कंप्लीट कर चुका है वो। और जो 10 रुपये की NAV पे शेयर लॉन्च हुआ था, आज की तारीख में उसका NAV मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था 1161 की NAV है। यानी कि जिसने 1 लाख रुपए उस समय इन्वेस्ट किए होंगे, आज से लगभग 20-25 साल पहले, वो 1 लाख रुपए उसके बढ़ के 1,10,00,000 रुपए हो चुके हैं। और ये मेरे ख्याल से काफ़ी आसान तरीका है वेल्थ क्रिएट करने का। इसमें आपको कोई कंपनी आइडेंटिफाई नहीं करनी होती है, कोई डीमैट अकाउंट ओपन कराना नहीं होता है। आपको सिंपली एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करके और उसको भूल जाना होता है। आप चाहें तो उसमें SIP भी रन कर सकते हैं। अगर आप साथ ही साथ लमसम करने के बाद SIP करते हैं तो ये और ज़्यादा तेज़ी से कंपाउंडिंग करता है आपके लिए। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने बात करी कि इक्विटी एज अ एसेट क्लास आपकी ज़िंदगी में किस तरह से एक महान परिवर्तन ला सकता है, आपको एक साधारण इंसान से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बना सकता है। और हिंदुस्तान जो एक गरीब मुल्क था, अभी भी गरीब है, और अगर हमने हैबिट नहीं बदली तो अगले कुछ साल तक हम लोग शायद और गरीब रहें, क्योंकि हिंदुस्तानी लोग ज़्यादातर ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा निवेश करना चाहते हैं। वो FD में पैसा निवेश करते हैं, वो किसान विकास पत्र में पैसा निवेश करते हैं, वो पोस्ट ऑफिस में पैसा निवेश करते हैं, वो LIC की पॉलिसी में पैसा निवेश करते हैं और इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को मानते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जबकि रियल में जो हिंदुस्तान का इन्फ्लेशन रेट है वो अप्रॉक्स 8% पे एवरेज चलता है और 8% का एवरेज रिटर्न हमारी जो ये सारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो शायद नहीं बना पाते हैं, या अगर बना पाते हैं तो बड़ी मुश्किल से बना पाते हैं। और अगर बना भी लेते हैं तो हमें कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं होती है, क्योंकि हम जब FD में, LIC में, किसान विकास पत्र में, पोस्ट ऑफिस में, सेविंग बैंक में पैसा रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें जस्ट इन्फ्लेशन से कम या बराबर ही रिटर्न बन रहे हैं, मतलब हमारा कोई रिटर्न नहीं बन रहा है। और जो विदेशी निवेशक हैं, यूरोपियन अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, जिनको कई सालों का बहुत लंबा अनुभव है इक्विटी का, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में इक्विटी मार्केट हिंदुस्तान की अपेक्षा काफ़ी प्राचीन काल से चल रही है, कई सौ सालों से चल रही है, तो उनको इक्विटी की कंपाउंडिंग पावर का अनुभव है, इसके वेल्थ क्रिएशन के पावर का अनुभव है, इसलिए वो ज़्यादातर इक्विटी में पैसा रखना पसंद करते हैं। और इसीलिए एवरेज यूरोपियन और अमेरिकन व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करता है अपने पूरे लाइफ में। तो अगर हिंदुस्तानी, जो कि 80-90% देशवासी हमारे जो अपने ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट में पैसा रखते हैं, अगर वो अपना पोर्टफोलियो का एक कुछ पोर्शन ही इक्विटी में निवेश करें, इक्विटी को एलोकेट करें, तो वो लंबे समय में काफ़ी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और गरीबी से भी बाहर आ सकते हैं और एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ व्यतीत कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये काफ़ी यूज़फुल टॉपिक था। अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपके लिए इसी तरह के और अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस लेके आते हैं आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को और सक्सेसफुल बनाने के लिए। और अंत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।